एक शांत लड़का, किताबों में डूबा हुआ, बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया में जीने वाला। 28 जून 1971 प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में जन्मा वो बच्चा आगे चलकर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और अंतरिक्ष उद्योग की दिशा बदलने की कोशिश कर 17 साल की उम्र में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वे कनाडा गए क्योंकि उनकी मां कनाडाई मूल की थीं। बाद में वे अमेरिका पहुंचे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। ये संयोजन विज्ञान और अर्थशास्त्र आगे चलकर उनके बिजनेस फैसलों की बुनियाद बना। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी शुरू की, लेकिन 1995 में इंटरनेट क्रांति का दौर शुरू हो चुका था। उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद पीएचडी छोड़ दी। ये निर्णय जोखिम भरा था, लेकिन वे मानते थे कि इंटरनेट भविष्य है और भविष्य इंतजार नहीं करता। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआती दिन कठिन थे। वे ऑफिस में सोते थे, खुद कोड लिखते थे और संसाधन सीमित थे। Zip2 अखबारों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड और बिजनेस डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर बनाती थी। उस समय कई पारंपरिक मीडिया कंपनियां इंटरनेट को लेकर असमंजस में थीं, लेकिन Zip2 ने उन्हें डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता दिया। 1999 में कॉम्पैक ने Zip2 को लगभग $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन मस्क को लगभग $22 मिलियन मिले। ये उनकी पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन उनके लिए ये अंत नहीं, शुरुआत थी। उसी साल उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी शुरू की। इंटरनेट पर पैसे ट्रांसफर करना उस समय आम नहीं था। X.com बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्ज हुई और कंपनी का नाम पेपैल बन गया। आंतरिक मतभेदों के बावजूद पेपैल तेजी से बढ़ी। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। एलन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। अब उनके पास वो पूंजी थी जो अधिकांश लोग जीवन भर में नहीं कमा पाते, लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने जोखिम चुना। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प की स्थापना की, जिसे दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम करना और मानवता को बहुग्रहीय मल्टीप्लैनेटरी प्रजाति बनाना। उस समय निजी कंपनी द्वारा रॉकेट बनाना लगभग असंभव माना जाता था। पहले 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे, 2006, 2007 और 2008 में। हर असफलता के साथ पैसा कम होता गया, आलोचना बढ़ती गई। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि चौथा लॉन्च भी असफल होता तो कंपनी खत्म हो सकती थी। सितंबर 2008 में चौथा लॉन्च सफल हुआ। उसी वर्ष नासा ने स्पेसएक्स को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये मोड़ निर्णायक था। स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 के बाद फॉल्कन 9 विकसित किया। फॉल्कन 9 की सबसे बड़ी विशेषता थी रीयूजेबिलिटी। रॉकेट का पहला चरण पृथ्वी पर वापस उतर सकता था। 2015 में फॉल्कन 9 का सफल लैंडिंग एक ऐतिहासिक क्षण था। इससे लॉन्च लागत कम करने की दिशा में ठोस कदम उठा। स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो और बाद में एस्ट्रोनॉट्स भेजे। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी बनी जिसने मानवों को कक्षा में भेजा। आगे चलकर स्टारशिप प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, एक पूर्णतः पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य मंगल ग्रह तक मानव मिशन है। यह प्रोजेक्ट अभी भी विकास में है, परीक्षण जारी हैं, लेकिन दृष्टि स्पष्ट है। इसी दौरान एलन मस्क इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में भी सक्रिय हो चुके थे। वे शुरुआती निवेशकों में थे और बाद में कंपनी के सीईओ बने। आज इसे दुनिया टेस्ला इंक के नाम से जानती है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट टेस्ला के लिए बेहद कठिन समय था। कंपनी लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गई। एलन मस्क ने अपनी शेष व्यक्तिगत पूंजी का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दिया। उन्होंने बाद में कहा कि 2008 उनका सबसे कठिन वर्ष था, लेकिन मॉडल एस ने बाजार में प्रभाव डाला। इसके बाद मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई आए। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ पर्यावरण के लिए विकल्प से आगे बढ़ाकर परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का प्रतीक बना दिया। टेस्ला की रणनीति सिर्फ कार बेचने तक सीमित नहीं रही। कंपनी ने बैटरी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और ऑटो पायलट सिस्टम पर जोर दिया। ओवर द एयर अपडेट्स ने कारों को समय के साथ बेहतर बनाना संभव किया। यह पारंपरिक ऑटो उद्योग से अलग दृष्टिकोण था। गीगा फैक्ट्रीज की स्थापना, नेवादा, शंघाई, बर्लिन, टेक्सास उत्पादन को बड़े पैमाने पर ले जाने की योजना का हिस्सा थीं। लक्ष्य था लागत कम करना और स्केल बढ़ाना। एलन मस्क का एक प्रमुख सिद्धांत है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। वे कहते हैं कि समस्या को मूलभूत वैज्ञानिक और तार्किक स्तर पर तोड़कर देखो। उदाहरण के लिए, रॉकेट महंगे हैं, ये एक सामान्य धारणा थी। उन्होंने पूछा, रॉकेट किन कच्चे माल से बनते हैं, उनकी वास्तविक लागत क्या है। इसी तरह बैटरियों की लागत को भी उन्होंने मूल घटकों के आधार पर समझने की कोशिश की। ये सोच उन्हें पारंपरिक उद्योग मान्यताओं से अलग खड़ा करती है।
2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण किया, जो बाद में टेस्ला एनर्जी का हिस्सा बना। सोलर रूफ और ऊर्जा भंडारण उत्पाद जैसे पावरवॉल कंपनी के सस्टेनेबल एनर्जी विजन का हिस्सा बने। उनका घोषित उद्देश्य रहा है दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा की ओर तेजी से ले जाना। एलन मस्क अन्य उपक्रमों से भी जुड़े। न्यूरोलिंक का उद्देश्य मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक विकसित करना है, विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के उपचार के संभावित उपयोग के लिए। द बोरिंग कंपनी शहरी यातायात कम करने के लिए भूमिगत सुरंग प्रणाली पर काम करती है। 2022 में उन्होंने ट्विटर को अधिग्रहित किया और बाद में कंपनी का नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया। ये कदम व्यापक रूप से चर्चित और विवादित रहा, लेकिन उन्होंने इसे अभिव्यक्ति और डिजिटल प्लेटफॉर्म के भविष्य से जोड़ा। उनकी कार्यशैली भी चर्चा का विषय रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि शुरुआती वर्षों में वे 80 से 100 घंटे प्रति सप्ताह काम करते थे। टेस्ला के प्रोडक्शन हेल चरण के दौरान वे फैक्ट्री में समय बिताते थे। वे तकनीकी विवरणों में गहराई से शामिल रहने के लिए जाने जाते हैं। समर्थक इसे समर्पण कहते हैं, आलोचक इसे अत्यधिक आक्रामक लक्ष्य निर्धारण मानते हैं। वास्तविकता यह है कि उनके नेतृत्व में कंपनियों ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तेजी से नवाचार किया है। एलन मस्क की यात्रा विवादों से मुक्त नहीं रही है। उनके सार्वजनिक बयान, समय सीमा को लेकर दावे और बाजार की प्रतिक्रियाएं अक्सर सुर्खियों में रही हैं, लेकिन एक पैटर्न स्पष्ट है। वे बड़े लक्ष्यों की घोषणा करते हैं, उच्च जोखिम लेते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव पर जोर देते हैं।